दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी कैसे हैं आप लोग? राधे राधे, नमस्कार। भरतपुर से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और कहाँ से हैं? वेरी गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी मस्त होंगे मेरे अनुसार और मस्ती रहना है। एक श्रृंखला हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों। मैं पिछले देखता हूं कि हर दिन 5 या 7 पर्सन ऐसे होते हैं जो बच्चे घुमा फिरा के मुझसे पूछते रहते हैं कि सर उन्होंने इसका आंसर ये बताया है, ये पर्सन इस किताब में ये लिखा हुआ है, इसका आंसर सर आपके अनुसार क्या होना चाहिए या मेरे अनुसार ये होना चाहिए। ऐसे लगभग पूरे साइकोलॉजी में मान के चलो कि 150 पर्सन ऐसे होंगे, 150 पर्सन ऐसे होंगे जो हर किताब में विवादित है, जो हर टीचर उसका एक अलग आंसर बताता है, जिसका हर आंसर एक अलग कोचिंग, हर एक इंस्टीट्यूट अलग बताता है और किताबों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर उसका सही बेस्ट आंसर क्या हो। तो इसी श्रृंखला में अपन लोग शुरुआत करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि ये जो 100 के आसपास पर्सन हैं, जो 125 के आसपास पर्सन हैं साइकोलॉजी के, जिनको लेकर आप इतने ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, जिनको लेकर पूरे दिन टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। खैर वैसे तो आजकल आप लोग तनाव में वैसे ही रह रहे हैं कि ऐसा कोई दिन ही नहीं होता जिसमें आपका ही मैसेज नहीं आता हो कि सर पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, परेशान से हो रहे हैं, थक से गए हैं। अभी मुझे नहीं पता कि क्यों थक गए हैं, लेकिन मेरी बहुत शानदार पढ़ाई हो रही है। मैं बहुत ज्यादा बेटर कर पा रहा हूं, बहुत ज्यादा समय दे पा रहा हूं। ये मेरे लिए तो पॉजिटिव पॉइंट है। अब आप उस पार्ट को कितना नेगेटिवली लेते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी समय को दोनों नजरिए से आप देख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप देख सकते हैं, याद रखना। तो मैं बात करूंगा कुछ डाउटफुल क्वेश्चन जो किताबों में कुछ, मान लो कि अपने अवनी मनोविज्ञान में भी जो आरबीडी वाली हो सकती है वहां गलत आंसर लगा हुआ हो क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने नहीं डाले, और कुछ ऐसे भी और भी जगह किताब में प्रश्न हो सकते हैं जहां आपको लगता है कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों का अपन संभावना रेट की भविष्यवाणी कर दो। रेट की भविष्यवाणी रेट की भविष्यवाणी यही है कि रेट 20 जून को तो कदापि नहीं होने वाली है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल सिचुएशन जो है उनको संभलने में बहुत समय लग जाएगा। तो आप अब जो तैयारी करो वो थोड़ा सा आप आराम से रिलैक्स मूड में तैयारी कर सकते हैं। 20 जून को मेरे अकॉर्डिंग कोई, ये मेरी बात कह रहा हूं मैं, 20 जून को रेट का मेरे अनुसार तो एग्जाम नहीं होगा कदापि भी, और मैंने पहले भी संभावना जता दी थी कि 20 जून को नहीं होता है। तो अगस्त की एक संभावना, पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटीज की एग्जाम्स जो होंगी वो प्रायोरिटी पे रहेंगी, ठीक है। बोर्ड की एग्जाम जो है प्रायोरिटी पे रहेंगी। तो इन दोनों एग्जाम में एक बहुत लंबा समय गुजर जाएगा, और वो भी कब, जब सिचुएशन सामान्य होंगी। क्योंकि आप देख रहे हो, कल एक एसएमएस हॉस्पिटल का मैंने एक सीन देखा, बहुत गंदा सीन था। तो जब ऐसे हालात हों तो वहां ये चीजों की बात करना भी बेमानी हो जाता है कि सर किस डेट को हो जाएगी, ये कोई नहीं जानता है। हम यदि अनुशासन में रहे और हम सब ने मिलकर यदि सिचुएशन को कंट्रोल में किया तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त में, जुलाई में हमारा रेट का एग्जाम हो। और यदि हम इसी प्रकार अनुशासनहीन रहे, इसी प्रकार हमने लापरवाहियां की, तो याद रखना सरकारों के पास कुछ नहीं है, ये लास्ट में हाथ जोड़ लेंगे अपने पास कि राम भरोसे काम है। तो वही चीजें हैं, अब हमारे ऊपर डिपेंड है और हमें इन चीजों को संभालना है। शुरुआत करते हैं। आज 16-17 क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जिनको लेकर बड़ा विवाद रहता है, जिनको लेकर आप लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, और इस कड़ी में आज तक जितने भी प्रश्न होंगे वो सब मैं हल करवा दूंगा। उसके बाद आपको किसी टीचर के पास कोई प्रश्न भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टेंशन में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि सर किसका क्या सही आंसर माने। आपके सामने पहला प्रश्न जो देख रहे हैं आप लोग, ये है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो टीचिंग मैक्सिमम्स कौन सा नहीं है इनमें से? ज्ञात से अज्ञात, आप लोगों ने अधिकतर ने उत्तर दे दिया इसका बी, ज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और पूर्ण सेंस की ओर। थोड़ा सा हल्का सा समझना है। एक टॉपिक चलता है साइकोलॉजी में, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर सिलेबस में है कि नहीं है। वो सिलेबस में इसलिए है क्योंकि जब हमारी 5वीं यूनिट है रीट की, वहां एक बिंदु पढ़ते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, और उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तहत यदि हम रीट के पेपर उठा के देखते हैं तो यहां से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पे। और इस टॉपिक में आपको शिक्षण के सूत्र पढ़ने पड़ते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया यानी शिक्षण के 3 चरण कौन से होते हैं, शिक्षण अधिगम के सोपान क्या होते हैं, और ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है, यह सब आपको उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टॉपिक के तहत पढ़ना पड़ता है। तो वहीं से एक प्रश्न उठाया गया है। एक माइंड में एक इमेज भी सेट करनी है कि सर पर्सन कहां से आ सकता है, कैसे आ सकता है। तो क्या टीचिंग मैक्सिमम्स आपको देखने की नहीं देखने, शिक्षण सूत्र आपको देख के जाने हैं। 10 से 11 शिक्षण सूत्र होते हैं, और नॉर्मली ये प्रश्न क्या है, नॉर्मली इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा,
नॉर्मली इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञात से ज्ञात की ओर होता है। यानी कि हम शुरुआत में जो चलेंगे वो किधर चलेंगे, पूर्व ज्ञान से जोड़ के। जो हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं वो पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए और चलते हैं। तो ये ज्ञात से ज्ञात की ओर सबसे पहले शुरुआत ही इसी शिक्षण सूत्र से होती है। सरल से जटिल और ज्ञात से ज्ञात, ये दो हमारे प्रारंभिक शिक्षण सूत्र होते हैं और इन दोनों की चर्चा किसमें की गई है, एनसीएफ 2005 में। किसमें की गई है, एनसीएफ 2005 में। यह प्रश्न भी थर्ड ग्रेड 2013 में आया हुआ है कि एनसीएफ 2005 किन शिक्षण सूत्रों की बात करता है, तो ज्ञात से ज्ञात की ओर बात करता है और सरल से जटिल की ओर बात करता है और एक और बात करता है मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर। ये तीन शिक्षण सूत्रों का समर्थन एनसीएफ 2005 में किया गया। तो ये तीन जरूर आपको देख के जाने। अज्ञात से ज्ञात कभी भी नहीं होगा, ये तो उल्टा हो जाएगा, ये तो उल्टा हो जाएगा, याद रखना, जैसे कठिन से सरल होता है। और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, जो बच्चा जिन चीजों को देख चुका है, आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हो कि मुझे मान लीजिए राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर पढ़ानी है और सांस्कृतिक धरोहर पढ़ानी है तो बच्चा कहां से बिलोंग करता है। यदि मैं शेखावाटी के बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो मैं शेखावाटी की भित्ति चित्रकला के बारे में बताऊंगा, ठीक है, शेखावाटी की बावड़ियों के बारे में बताऊंगा, शेखावाटी की हवेलियों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं वहां लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं कि सीधा डायरेक्ट वहां ले जाऊं। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए। और पूर्ण सेंस की ओर का मतलब क्या है कि जब भी कोई वस्तु पढ़ा रहे हैं, मान लो कंप्यूटर की संरचना पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले कंप्यूटर पूरा का पूरा सामने बच्चे को बताओगे और फिर उसके बाद उसके अंगों की चर्चा करोगे कि रैम क्या है, रोम क्या है, सीपीयू क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। इन चीजों की चर्चा आप पहले कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर नॉर्मली बच्चे को दिखाने के बाद आप पढ़ाओगे, तो ये होता है पूर्ण से अंश की ओर। तो ये शिक्षण सूत्र होते हैं। इसमें बी ऑप्शन जो है वो गलत है। आपको ये आंसर एग्जाम में आया हुआ है, तो एक प्रकार से कुछ डाउट्स, किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा है, ये सब डाउट्स मैं दूर कर दूंगा। वैसे इसका उत्तर जो होगा वो जॉन्स होगा। रोस ने इसका समर्थन किया था। मैं आपको यही कहूंगा एग्जाम में जब ये प्रश्न आ जाए तो आपको जॉन्स करना है। रोस ने इसका समर्थन किया था। जॉन्स ऑप्शन में नहीं हो तो रोस हो सकता है, यदि जॉन्स ऑप्शन में हो तो रोस कदापि नहीं होगा। जेस रोस ने तो केवल समर्थन किया था, किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। आगे देखिए, दूसरे प्रश्न की अपन चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न विवादित रहता है, ये बेर से बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न को पूछा है कि कार्य सूचक क्रिया, कौन सी क्रिया, कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है। अब देखिए ये प्रश्न कहां से पुटअप किया जा रहा है, साथ साथ में आपको एक एग्जाम का ब्लूप्रिंट भी क्लियर होगा। एग्जाम का ब्लूप्रिंट भी क्लियर होगा कि कैसे प्रश्न बना सकता है। यानी ब्लूम टेक्सोनोमी इंपॉर्टेंट है और ब्लूम टेक्सोनोमी के तीन पार्ट होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और जो ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था ब्लूम ने 1956 में अपनी किताब शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, उसमें इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष में 6 क्रियाएं बताई थी। पहली ज्ञान, और ज्ञान का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को पहचान करना। बीएड जिस बच्चे ने ईमानदारी से कर ली उसके टीचिंग मेथड का प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं सकता। आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं गुरुजी टीचिंग मेथड में क्या पढ़ा, टीचिंग मेथड कौन सी पढ़ा, अरे बीएड की किताब है तो मान पढ़ लो। अरे भाई नहीं पढ़ी जहां तो कोई एक गाइड ले लो, उससे गाइड एक जैसे क्यों है। और बीएड यदि थारा लेशन खुद का बनाया ही नहीं तो थाने कोई भी किताब दूसरी पढ़ना की आवश्यकता को नहीं। टीचिंग मेथड का मात्र 10 घंटे का मैटर होता है। एक चीज को उठा लो, कोई भी एक किताब उठा लो, उसको पढ़ लो। अब ये सब चीजें आपके बीएड में यदि ओरिजिनल बीएड आप लोगों ने की होती तो आपको पता होता, लेकिन आप सब लोग क्या हो, डुप्लीकेट बीएड किए हुए हो, इसलिए आप डर जाते हो टीचिंग मेथड के नाम पे कि सर टीचिंग मेथड में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। और टीचिंग मेथड एक बड़ा रोल अदा कर जाता है, जबकि नॉर्मल बिंदु है 10 घंटे मैक्सिमम चाहिए टीचिंग मेथड के लिए। आप लोग इतना तनाव लेके बैठे रहते हो, गुरुजी अब के करांगा। कभी भी हो जाए एग्जाम, रिलैक्स मोड में आराम से जितना पढ़ो जा बत्तो पढ़ो। मानसिक व्यस्तता सबसे अच्छा उपाय है समायोजन का। आपको पता ही नहीं होना चाहिए बाहर क्या हो रहा है। ज्ञान, पहला पक्ष ज्ञान। ज्ञान में क्या होता है, पहचान करना, प्रत्यास्मरण करना, परिभाषित करना, कोई चीज के बारे में लिखना, कोई चीज की सूची बनाना, यह सब क्या होता है, ज्ञान होता है। तो परिभाषित करना मतलब उत्तर क्या हो गया, ज्ञान हो गया। बोध मतलब अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कोई चीज का व्याख्या करना, कोई चीज की अनुवाद करना, किसी चीज का सारांश देना, ठीक है, यह सब क्या होता है, ये बोध होता है, समझ होती है। प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन,
जब कोई चीज का आप प्रयोग करोगे, मतलब निर्माण संबंधी गतिविधि, जैसे किसी चीज को मैं प्रदर्शित करके दिखा रहा हूं, किसी चीज का कोई चार्ट वगैरह बना रहा हूं, मॉडल बना के दिखा रहा हूं, तो वो सब क्या है, मेरा प्रयोग है। और विश्लेषण का मतलब क्या होता है, विषय वस्तु को वर्गीकृत करना, टुकड़ों में बांटना। तो यहां आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, परिभाषित करने की क्रिया किस में आएगी, तो ये ज्ञानात्मक में आएगी। और पूरी किताब में मैंने पूरी टेबल बना के दे रखी है कि ज्ञानात्मक में कौन कौन सी क्रिया, बोध में कौन कौन सी क्रिया, प्रयोग में कौन सी क्रिया। उन क्रियाओं को साहब आपको रटना पड़ेगा, आप उनको याद कर जाओ, प्रश्न गलत होगा ही नहीं। टेंशन ले लो गुरुजी, ब्लूम टैक्सोनॉमी समझ लो कि समझनो क्या है, तीनों उद्देश्य के तहत कौन कौन सी क्रिया किस में की जाती है, बस इतना ही तो याद रखना है। ये कोई अलग से थोड़ी कोई आपको आएगा कि देवदूत बन के आएगा, भगवान भेजेगा कि लो मैं थान टीचिंग मेथड पढ़ाना आया हूं, थान मैं समझा दूंगा, समझ में आ जाएगी। हर चीज खुद को करनी पड़ेगी। डिपेंडेबल मत रखो, उम्मीद किसी से मत रखो, सिवाय खुद के याद रखना, जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो यहां उत्तर क्या होगा साहब, ज्ञानात्मक पक्ष होगा, ज्ञानात्मक। अरे जो भी थारा डाउट आ रहे हैं सब दूर हो जाएंगे। जितने भी साइकोलॉजी के डाउट हैं, जिनको लेकर टेंशन में रहते हो, वो सब इस श्रृंखला में मैं दूर कर दूंगा। नत्तोदर अधिगम वक्र क्या है सर, ये सब डाउट्स दूर हो जाएंगे। अभी भी देख लो, मनोविज्ञान के आधुनिक जनक को लेकर टेंशन में चल रहे हैं, कितनी बार बता दी, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक विश्व स्तर पे विलियम वुंट माने जाते हैं, अमेरिका में विलियम जेम्स को माना गया है। नॉर्मली मनोविज्ञान में तार्किक विधि की शुरुआत अरस्तु ने की, इसलिए अरस्तु को जनक माना गया है। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान आएगा तो आपको विलियम वुंट करना है, अमेरिका के संदर्भ में पूछे तो विलियम जेम्स करना है। बस यही डाउट है, बाकी इसको लेकर दोबारा प्रश्न मत पूछना। बाकी मनोविज्ञान अपना टॉपिक रेट में सिलेबस में नहीं। विलियम वुंट आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आगे देखो तीसरा प्रश्न, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, सीटेट में कई बार रिपीट हुआ है। और क्या है ये, एनसीएफ 2005 यदि आपने पढ़ा है, मैंने पूरा यूट्यूब पे एनसीएफ 2005 डाल रखा है, यदि आपने ईमानदारी से उसको पढ़ा है तो उसके बाद टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आपके पास वक्त नहीं होता, आप में से कई नमूने, कई ऐसे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, गुरुजी साइकोलॉजी का टॉपिक मैंने लगभग 52 टॉपिक्स डाल रखे हैं यूट्यूब पे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती देखने की कि देखें। लगभग टॉपिक्स मैंने यूट्यूब पे कोशिश किए करवाने की, लेकिन अभी फिलहाल के चल रहे हो, पीछे कौन देखो जब आऊं, गुरुजी टॉपिक करवाओ, टॉपिक करवाओ, जो करवा दिए वो तो देख लिए क्या, वो तो देखने हिम्मत नहीं होती। खैर छोड़ो, नमूनों का कोई इलाज भी नहीं है इस धरती पे, हर प्रकार के मिलेंगे आपको। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं। एनसीएफ 2005 एक बहुत सुंदर बात बोलता है कि त्रुटियां सीखने का भाग होती हैं। त्रुटियों को किसी गलती के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा वो करेगा तो सीखेगा। तो निश्चित रूप से इसका आंसर क्या होगा, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति और शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। बहुत पॉजिटिव आंसर है। एनसीएफ 2005 में क्लियरली लिखा हुआ है, बच्चा सीखते समय यदि गलती कर रहा है तो वो इस बात को व्यक्त करता है कि वो भविष्य में सीखेगा कैसे, कैसे सीखेगा। यानी त्रुटियां सीखने का भाग हैं। त्रुटियां किसका भाग हैं, सीखने का भाग है। त्रुटियों से ही बच्चा सीखता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वे कैसे सीखते हैं, वे कैसे सीखते हैं। अब जिन बच्चों ने उत्तर ए दिया एकदम सही है, पॉजिटिवली आपको उत्तर देना है। आरबीडी वाली किताब हो सकती है, उसमें शुरुआती एडिशन में उत्तर ये हो सकता है, क्योंकि आंसर मैंने देखे नहीं थे, तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो डाउटफुल हैं, उन्होंने डाले थे, वो मेरे क्वेश्चन नहीं थे। अपनी ऑब्जेक्टिव जो अवनी मनोविज्ञान है उसके क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, तो उनमें कोई विशेष गलती नहीं है। एक या दो प्रश्नों को लेकर कोई डाउट हो सकता है, वो भी मैं इन प्रश्नों की श्रृंखला में कर दूंगा क्लियर। जितने भी डाउटफुल प्रश्न है उन सब के उत्तर आपको इस श्रृंखला में मिल जाएंगे। धीरे धीरे डेली अपन आधे घंटे मिलेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आधे घंटे में डेली मिलूंगा, कोशिशें करूंगा, तो उसमें आपके लगभग डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सीखने की अनुपस्थिति नहीं है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि वो गलतियां ये बरताती हैं कि वो बच्चे सीखते कैसे हैं। तो ये प्रश्न जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको उत्तर क्या करना है कि त्रुटियां अधिगम का भाग होती हैं और ये हमें ये बताती हैं कि हमारा सीखने का तरीका क्या है, बच्चा कितनी बार गलतियां कर रहा है और कितनी बार उन गलतियों से सीख रहा है। तो पॉजिटिवली आज को आंसर देना है। मैंने पहले भी कहा कि साइकोलॉजी में बेहतर नंबर लाने का बेस्ट तरीका क्या है, पॉजिटिव सोच, कॉन्फिडेंस है और पॉजिटिविटी आप में है
तो फिर साइकोलॉजी में मात नहीं खाओगे। और साइकोलॉजी में डर रहे हो, कॉन्फिडेंस बहुत डिक्रीज है, गुरुजी रीट की एग्जाम तो हो ही को नहीं, अब क्यों सी सबका सब मरनो आपनो तय है, मर गए रहे मर्या करेंगे, बावड़ी बात करो जो रमड़ दी, ठीक है। ऐसे कोई मरने वाले लोग थोड़ी हो आप लोग। तो नकारात्मकता मत रखिए, सब बेस्ट होगा। आगे सर टीचिंग मेथड्स कौन सी बुक से पढ़े? अरे टीचिंग मेथड्स के लिए बता दी ना मैंने, बीएड की किताब मिल जाए तो पढ़ लेना। मैंने पहले एक वर्गीकरण डाला था उत्तराखंड वाला, वो बहुत बेस्ट किताबें हैं, याद रखना, उनमें से प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, तो वो देख लेना। और क्या है, ठीक है, आप बेस्ट कब से स्टार्ट करो? बैच स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन अपना चल रहा है। ऑनलाइन तो अवनी एजुकेशन ऐप पे स्टार्ट कर दिया, और ऑफलाइन की तर्ज पे हम उसको पढ़ा रहा हूं, मैं ऑफलाइन की तर्ज पे उसको करवा रहा हूं। जो अवनी एजुकेशन ऐप पे अपने साइकोलॉजी का बैच शुरू किया है, तो ऑफलाइन तर्ज पे जो बच्चे देखना चाहें वो ले सकते हैं, बाध्यता नहीं है वो। जो ऑफलाइन की तरह पढ़ना चाहते हैं वो ले सकते हैं उस बैच को। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का डोमेन्स है? अब नॉर्मली इस प्रश्न को आप लोग छोड़ देते हैं कि सर डोमेन्स आते हैं कि नहीं आते हैं, और डोमेन्स क्या होते हैं, याद रखना। तो डोमेन्स जब हम पढ़ते हैं, लर्निंग टॉपिक हम जब पढ़ते हैं, तो लर्निंग एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। और ऑफलाइन जब क्लासेस होती हैं तो मुझे लगता है कि मैं शायद 15 या 16 घंटे उस टॉपिक को पढ़ाता हूं, और मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाला है तो मुझे मजा आता है। मतलब बच्चे को कॉन्फिडेंस को अपन कैसे क्रिएट करें, ये मुझे बहुत अच्छा आता है उस टॉपिक में। तो ये अधिगम से उठाया गया प्रश्न है, रीट में आया हुआ प्रश्न है, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। डोमेन्स ऑफ लर्निंग की जब अपन बात करते हैं तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग 3 होते हैं, याद रखना। कितने होते हैं? 3। आंसर देखो क्या आ रहे हैं, ए बी सी डी। ए ज्यादा आ रहा है, क्या चक्कर है? ए आ रहा है, बी भी आ रहा है, बी आ रहा है, ए बी के चक्कर में उलझे हुए हैं अपन लोग। ए और बी जब व्यक्तित्व का वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं, किसका? फ्रीडमैन रोजरमैन का, तो ए और बी में सबसे बढ़िया व्यक्तित्व कौन सा होता है? बी होता है। यहां आंसर क्या होगा? देखो डोमेन्स ऑफ लर्निंग की जब अपन बात करते हैं तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग 3 होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, और तीसरा है क्रियात्मक। डोमेन्स ऑफ लर्निंग 3 ही होते हैं, याद रखना, ठीक है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये सब डाउट्स दूर हो जाएंगे, याद रखना। ये श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। इसके बाद बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किस किताब में क्या लिखा हो उन चीजों को छोड़िए, मैं अब जो बताऊंगा यही आपको प्रमाणिक मानना है। ज्ञानात्मक का मतलब होता है जितनी भी आप मानसिक क्रियाएं करते हैं, कॉग्निटिव में क्या है, जितनी भी अपन मानसिक क्रियाएं करते हैं, चाहे वो आलोचना करना हो, वर्गीकरण करना हो, तुलना करना हो, सामान्यकरण करना हो, ये जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं अपने चिंतन स्मृति, वो सब अपना ज्ञानात्मक पक्ष होता है। भावात्मक जो पक्ष होता है लर्निंग का डोमेन्स, उसमें अपनी संवेगात्मक संबंधी क्रियाएं आती हैं। कौन सी क्रियाएं आती हैं? संवेगात्मक संबंधी क्रियाएं, इमोशन जो भी होते हैं अपने, ठीक है ना, रुचि है, अभिवर्ती है, ठीक है, ये सब अपनी भावात्मक है। और क्रियात्मक जो होता है, साइकोमोटर जो होता है, मनोगत्यात्मक बोल दो, क्रियात्मक बोल दो, ये जो होता है इसमें अपनी इंद्रियों की सहायता से, यानी जो मोटर स्किल्स अपन करते हैं, गामक गतिविधियां जितनी भी करते हैं, चलना, दौड़ना, भागना, लिखना, ये जो गामक गतिविधियां होती हैं इंद्रियों की सहायता से, वो सब हमारा डोमेन्स कौन सा होता है? क्रियात्मक होता है। तो अधिगम का जब अनुक्षेत्र पूछेगा, डोमेन्स ऑफ लर्निंग पूछेगा, तो 3 ही बताने हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक बताने हैं, ठीक है ना। अब हो सकता है कि इसका आंसर पहले अनुभाविक माना था इन्होंने, लेकिन आंसर आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या करना है? आपको करना है भावात्मक। क्या करना है? भावात्मक करके आना। एग्जाम में जब भी प्रश्न आ जाए आपको 3 ही बात याद रखनी है। डोमेन्स ऑफ लर्निंग में ज्ञान, भाव और क्रिया 3 ही क्षेत्र होते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? भावात्मक। एक बड़ा विवादित प्रश्न होता है, आपके सामने आता है, बहुत सारी व्याख्याएं कर रहा हूं इनके साथ, इसलिए थोड़ा समय लगेगा कि आज से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। लगभग टाइम ये मान लो कि अपना 9:35-40 तक करवाऊंगा, ज्यादा नहीं करवाऊंगा, तो उस समय तक कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। तो एक प्रश्न आता है अधिगम का प्रकार नहीं है, तो अधिगम का प्रकार नहीं है, वहां सकारात्मक नकारात्मक भी है, आगमन निगमन भी है। अधिगम के प्रकार की जब बात करेंगे, तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग है, ये तो अधिगम के अनुक्षेत्र हैं। जब अधिगम के प्रकार की जब अपन चर्चा करेंगे, तो प्रकार जब हम पढ़ते हैं तो प्रकार में याद रखना सकारात्मक नकारात्मक अधिगम का प्रकार नहीं होता, टाइप्स नहीं होता, याद रखना। सकारात्मक नकारात्मक अधिगम की एक प्रोसेसिंग है, अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में है कि हम सीखते कैसे हैं, तो वो प्रकार नहीं है। प्रकार आगमन हो सकता है, प्रकार निगमन हो सकता है, प्रकार अधिगम का वाचिक हो सकता है,
प्रकार अधिगम का कॉन्सेप्ट संप्रत्य अधिगम हो सकता है, प्रकार अधिगम का गामक हो सकता है, प्रकार अधिगम का परिपर्छा अधिगम हो सकता है। यह अधिगम के प्रकार हैं: आगमन, निगमन, वाचिक अधिगम, गामक अधिगम, संप्रत्य अधिगम, परिपर्छा अधिगम। ठीक है, ये अधिगम के प्रकार होते हैं। सकारात्मक नकारात्मक अधिगम का प्रकार नहीं होता, वो एक प्रोसेस का पार्ट होता है, याद रखना। तो इसको लेकर भी बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो ये दूसरा पर्सन मैंने इनके साथ जोड़ के समझा दिया है। सकारात्मक नकारात्मक प्रोसेस का पार्ट है, प्रकार नहीं है। लेकिन आगमन, निगमन, संप्रत्य अधिगम, गामक अधिगम, वाचक अधिगम, परिपर्छा अधिगम, ठीक है, ये सब अधिगम के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। और ये अधिगम के क्या है, ये अधिगम के क्या है, अनुच्छेदतर। सर अनलाइक करने वाले आपके YouTube पर 24 गुना, हाँ ये सही कह रहा है। मतलब जितने स्ट्रीम चालू की, वीडियो चला नहीं उससे पहले तो 4 महोदय ने अनलाइक कर दिया। मतलब इतने पसंद करते हैं मेरे को, इंतजार करते रहते हैं कि धीर सिंह कब आएगा। वो स्टूडेंट कम है, स्टूडेंट नहीं है, वो हमारे मित्र हैं, कहीं ना कहीं हमारे दोस्त हैं, साइकोलॉजी के प्रतिस्पर्धी, और वो मेरे को जरूर वीडियो जरूर देखते हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं इस समय भी वो, ठीक है ना। और इतने जल जाते हैं बेचारे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वीडियो देखने से पहले अनलाइक करने वाले लोग इस धरती पे हैं। और ये नहीं पता है कि किसका नुकसान है, खुद का है। तो जलो मत, मस्त रहो, जो जैसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, करने दो। तो अनलाइक करने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखते रहना पूरा वीडियो, कुछ ना कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा, अनलाइक वालों को भी। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, जब बालक कार्य करते हुए ऊबने लग जाता है, जब बालक कार्य करते हुए ऊबने लग जाता है, ठीक है, जहां थे उब रहा हो, गुरुजी अधिगम पठार आ रहे हो, गुरुजी पढ़ाई हुई को नहीं, अखबार पढ़ा जना दिमाग खराब, न्यूज चैनल देखा जना खराब, सोशल मीडिया चलावा जना भी दिमाग खराब, दिमाग ही खराब है गुरुजी, हर मोहल्ले गली में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो आप तो उब रहे हो 2 कारणों से कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी। तो एग्जाम फिलहाल तो मेरे को तो कोई संभावना लग नहीं रही। दूसरा, जब नेगेटिव माहौल में नेगेटिविटी आती है, अब देखो मेरे को इन चीजों का कम प्रभाव पड़ता है क्योंकि मैं मानसिक रूप से बहुत व्यस्त रहता हूं, और मानसिक व्यस्तता साइकोलॉजी का सबसे अच्छा तरीका, मैं बार बार ये कह रहा हूं। किताबों में जब इतना डूब जाएंगे, जब उनसे आपको इतनी मोहब्बत होने लग जाएगी, तो फिर आपका अदर चीजों पर ध्यान नहीं जाएगा। तो खैर छोड़िए, आप उबते रहो, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं उबने दूंगा नहीं, अधिगम पठार आने नहीं दूंगा। जब बालक कार्य करते समय उबने लग जाता है, सर बहुत हो गया, सर पढ़ता पढ़ता थक गया गुरुजी, कद पढ़न लग गया, गैलडी साल में पढ़न लग गया, 18 में पढ़न लग गया, 19 गई, 20 गई, गैलडी बार कोरोना है ना, सोचो कि अब की बार 21 में फिर भी भारी कोरोना आगो, गुरुजी लागे को नहीं, 22 में क्यों सीखे लागे, 22 बहुत बढ़िया होगी, याद रखना। 21 20 से 21 बेटर है, 21 से 22 अच्छा होगा सब। ये नहीं सोचना है कि पता नहीं क्या होगा, तो उबना नहीं है। उबने लग जाते हैं, इसका मतलब क्या है, आंसर क्या आ रहा है भाई, ए आ रहा है, आगे बताओ। ए वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं तो समझता हूं बहुत अच्छे बच्चे, सिंसियर बच्चे अपने से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, वेरी गुड, ए आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। और सब के सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मतलब ये बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे इस बार, ऐसा लग रहा है, इतिहास रचोगे साइकोलॉजी में। इतना अच्छा पर्सन का आंसर आप ये दे रहे हो। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, जब कोई चीज को अपन मैकेनिकल तरीके से करते हैं, एक ही तरीके से करते हैं, तो थक जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब आपको लगे ना कि उब रहे हो, एक किताब को पढ़ते पढ़ते उब गए, नई छोटी सी किताब लेके आओ, एक रूटीन बनेगा, एक पढ़ने का तरीका होता है, ये अपने आप को मेंटली तैयार करने का तरीका होता है। मेथड चेंज करो, मेथड चेंज कर। लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सक्सेसफुल, ठीक है, रिकनेक्ट हो गया। तो ये देख लिया आपने, उत्तर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी। बालक बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान से कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। बालक में सीखने की योग्यता नहीं है, ये भी एकदम गलत है। बालक को अनुशासित करने की जरूरत है, सीखने की योग्यता होती नहीं, योग्यता कोई शब्द ही नहीं होता है सीखने की। बालक को अनुशासित करने की जरूरत है। अनुशासन का क्या मतलब है, बिना अनुशासन आवाजें करता हो, बदमाशी करता हो, बच्चा जल्दी सीख जाता है। बच्चा बदमाशी करता हो जल्दी सीख जाता है, हंसी मजाक करते हो जल्दी सीख जाता है, गंभीरता में बच्चा फिर कम सीखता है, याद रखना। तो ये बेस्ट आंसर क्या होगा इसका, ए आंसर होगा कि वो कार्य जब यांत्रिक तरीके से हो रहा है, एक ही तरीके से पढ़ रहे हो, एक ही किताब को 20 बार मतलब पढ़ रहे हो, तो परेशान हो जाता है बच्चा। जैसे आप में से अधिकतर लोग इस समय परेशान होने का रीजन है कि एक मैटर को पढ़ पढ़ के परेशान हो रहे हैं। तो मेरी राय है कि थोड़ी सी नवीनता ले आओ, छोटी सी कोई नई किताब चेंज कर दो, लेकिन वो अच्छी किताब, ऐसा नहीं गाइड के रूप में नहीं लिया है, परेशान हो रहे हो, नहीं, उसी से जुड़ी हुई कोई किताब लेके आइए, थोड़ी सी नवीनता आएगी, रूटीन बनेगा और एग्जाम हो जाएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 5 नंबर का प्रश्न का उत्तर ए।
अपना अंक देते जाना अपने आप को, ईमानदारी से देना अपने आप को अंक। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं माना जाना चाहिए? लर्निंग की विशेषता ये नहीं होनी चाहिए। प्रश्न बहुत से बच्चों ने मेरे से पूछा है। सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है, निश्चित रूप से सीखने को उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना गया है। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि डेली टारगेट तय करें, डेली अपने आप का एक ऑब्जेक्टिव तय कीजिए कि आज रात को मुझे 4 घंटे पढ़ना है और मुझे लर्निंग टॉपिक पढ़ना है। तो वो उद्देश्य होगा तो सीखना जल्दी होता है, याद रखना, ठीक है। तो विशेषता नहीं मानना चाहिए, लक्ष्य उन्मुखी सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए, ठीक है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, एकदम सही है। व्यापक क्यों है? सीखने के मैंने कहा ना कि डोमेन्स ऑफ लर्निंग 3 होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो अधिगम जो होता है वो हर पक्ष से जुड़ा हुआ है, ज्ञान पक्ष से भी जुड़ा हुआ है, भाव पक्ष से भी जुड़ा हुआ है और क्रिया पक्ष से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए लर्निंग क्या है? एक व्यापक ब्रॉड प्रोसेस है। तो अधिगम को हम एक व्यापक प्रक्रिया इसलिए मानते हैं क्योंकि ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है और क्रियात्मक प्रक्रिया भी होता है। तो सीखना व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्य उन्मुखी, यानी थॉर्नडाइक का तो मूल उद्देश्य ये कि जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, एम नहीं होगा, नहीं सीख पाओगे। और मैं बार बार इन चीजों को बोलता हूं, डेली के टारगेट तय कीजिए, डेली के टारगेट तय कीजिए। वो प्रेशर के रूप में क्रिएट करेगा। एग्जाम कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी तो कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डेली टारगेट तय करता हूं कि आज मेरे को इतने कार्य करने हैं। तो एक प्रेशर के रूप में आपके ऊपर आते हैं और उससे आपका एक रूटीन बनता है, सीखने गति बढ़ती है, याद रखना। आंसर क्या आ रहा है? बी 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 बी। अरे आज सब लोग आप बीबी के चक्कर में कैसे हो? मतलब नहीं रे, बी के चक्कर में कैसे हो आज? ठीक है, बी के चक्कर में सब के सब बी। इंटेलिजेंट बच्चे हैं, क्या बात है। बी बी बी, ठीक है। शैक्षणिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, एकदम से गलत आंसर है। शैक्षणिक संस्थान एकमात्र स्थान कैसे हो सकता है? जब अधिगम की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो अधिगम को हम औपचारिक भी कह सकते हैं, अधिगम को हम अनौपचारिक भी कह सकते हैं और अधिगम को निरौपचारिक भी कह सकते हैं। औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक क्या है? औपचारिक का मतलब होता है जिसका निर्धारित समय और स्थान है। अनौपचारिक का मतलब है जिसका कोई समय स्थान नहीं होता, निरौपचारिक पत्राचार के माध्यम से। ये शिक्षा के 3 प्रकार हो सकते हैं। लेकिन लर्निंग को अपन क्या बोलते हैं? जब लर्निंग की प्रकृति पढ़ते हैं तो एक विशेषता अपनी किताब में लिखी हुई होगी, आपने देखी होगी। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक प्रक्रिया। अधिगम सभी जगह हो सकता है। 3 शब्द मैंने आपको बताए थे, 3 कीवर्ड बताए थे, सर्वदा, सर्वत्र और सर्ववस्थेषु। सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वत्र मतलब हर जगह और सर्ववस्थेषु मतलब हर परिस्थिति में। तो अधिगम हर जगह होता है, अधिगम हमेशा होता है और अधिगम हर परिस्थिति में होता है। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी सीखो कौन जा रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। सीखा नहीं जा रहा मतलब नेगेटिव, आप पहले अपने आप को कह रहे हो कि सीखा नहीं जा रहा है। सीखने की प्रक्रिया ऐसी है जो किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी स्थान पे सीखी जा सकती है, कभी रुकने वाली प्रोसेस नहीं है। तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आप इसको शैक्षणिक संस्थान तक बांध नहीं सकते कि केवल क्लास तक अधिगम होगा। केवल क्लास तक अधिगम नहीं हो सकता, क्लास से बाहर भी हो सकता है। अब यही प्रश्न स्कूल लेक्चर में आया, उसको रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। स्कूल लेक्चर में प्रश्न आया था, अधिगम होता है कक्षा के अंदर, बी कक्षा के बाहर, सी कक्षा के अंदर व बाहर दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? अधिगम होता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, अंदर व बाहर दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? कक्षा के अंदर भी हो सकता है, कक्षा के बाहर भी हो सकता है, अरे कहीं भी हो सकता है। मैं किसी जा रहा हूं, बाहर जा रहा हूं, टैक्सी में बैठा मैं, और टैक्सी में बैठा किसी वृद्ध व्यक्ति ने कहा बेटा आराम से बैठो, बेटा पेशन के साथ बैठो। उसने एक बड़ी अच्छी सी बात मुझे बता दी टैक्सी में बैठे बैठे। क्या आपने लर्न नहीं किया? किया। अरे कहीं भी हो सकता है, अधिगम कहीं भी हो सकता है। जिंदगी में हर परिस्थिति में सीखा जा सकता है, हर परिस्थिति में। अधिगम कभी रुकने वाली प्रोसेस है ही नहीं। अधिगम को किसी समय स्थान से बांध ही नहीं सकते हैं। तो ये सी बी ऑप्शन गलत है। अनधिगम सीखने की प्रक्रिया है। अब आपके दिमाग में आएगा गुरुजी ये क्या है? अनधिगम सीखने की प्रक्रिया, वो अनधिगम क्यों है? अनधिगम वही चीज है जो मैंने पहले चर्चा की थी। अनधिगम का मतलब है त्रुटियां। त्रुटियां सीखने का भाग हैं। त्रुटियां सीखने का भाग है। गलती करोगे तभी तो सीखोगे।
आपने मान लो इस पर्सन को पढ़ा और आपने गलती कर दी और उस गलती की, तभी तो आप जानोगे कि सर मेरी गलती कहां हुई। वो गलती तो आपको सिखाएगी। तो त्रुटियां सीखने का क्या होती हैं, भाग होती हैं, अनधिगम सीखने का पार्ट होता है। लेकिन बी ऑप्शन गलत है कि शैक्षणिक संस्थान एकमात्र जगह जहां अधिगम किया जा सकता है। तो ये बी ऑप्शन जो है यहां पे उत्तर गलत हो गया। बाकी तीनों इसकी विशेषताएं होगी। तो 4 प्रश्न अपने तैयार हो गए इस प्रश्न के माध्यम से। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट एलेक्सिया है, इसको लेकर बड़ा विवाद रहता है। गुरुजी क्या है, आपने भी किताब में क्या दे रखा है, इसका आंसर क्या माना गया था, क्या है एलेक्सिया, बताओ भाई। एलेक्सिया कोरोना वैक्सीन का खोजकर्ता, लर्निंग आर एज एवरीवन, वेरी गुड, सही है। मस्त रिया करो रे यार, मत टेंशन लिया करो। ऑफिशियल लाइक करो, क्या है लाइक करो, अरे कोई जरूरत नहीं है अपने को लाइक करने की। मैं आपको कहता नहीं हूं कि शेयर किया करो, मैं बहुत कम कहता हूं। लोग तो पहले कहते हैं कि शेयर करो, फटाफट शुरू हो जाओ, बहा दो इसको नदियों की तरह, समुद्रों की तरह, कहते हैं ना। मैं तो कहता ही नहीं हूं आप लोगों को। क्या फर्क पड़ता है, कब तक कोई चीज जबरदस्ती आपको कही जाएगी कि बहा दो नदियों की तरह, शेयर कर दो, नहीं तो पता नहीं ये हो जाएगा, अगली बार वीडियो डालूंगा नहीं, जब तक इतने हजार लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगे तब तक मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, ऐसे कहते हैं ना टीचर। अरे मोटिवेशन सेल्फ होता है साहब। कब तक मैं आपको कहूंगा, कोई जरूरत नहीं है। आप तो आराम से देख लिया करो, सीख लिया करो, ठीक है। अपना उद्देश्य वो है ही नहीं। जो आदमी अपना कोर्स, खुद का कोर्स जारी करके आपको ये नहीं कहता कि मेरा कोर्स ले लो, तो अपन तो ऐसी सोच नहीं रखते हैं। तो मस्त रिया करो, पढ़िया करो, बढ़िया तरीका, जो चीज बताऊं ना बढ़िया तरीके से कर लो, फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप तो मुझे रिजल्ट दे दो बढ़िया तरीके से और पॉजिटिविटी के साथ दे दो, डरना नहीं है। समझना इस प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उत्तर आ रहा है, उत्तर क्या आ रहा है, उत्तर दो फटाफट। उत्तर ए बी सी, ए बी बी बी, ए बी ए बी, ए बी सी, सी आ रहा है, ए बी सी आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अनलाइक करने वालों को पाकिस्तान छोड़ के आएंगे, टेंशन मत लो। वो पाकिस्तान चले जाएंगे, ईर्ष्यावश चले जाएंगे, पागल हो जाएंगे, हार्ट अटैक के झटके आने लग जाएंगे, इम्यूनिटी पावर कम जो होगी। जो डिसलाइक करते हैं टेंशन मत लो आप। ये भी अपने आप में एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। एलेक्सिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। एलेक्सिया क्या है समझना। साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जहां आपको यह दिखेगा कि सर ये भी आंसर है, ये भी आंसर। राजस्थान जीके नहीं है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, एक ही डेट मिलेगी। ये साइकोलॉजी है। यहां 4 के 4 ऑप्शन दिखेंगे। गुरुजी यो भी पढ़ेडो है, गुरुजी यो भी पढ़ेडो है, गुरुजी भी किताब में यो दे रखो, भी किताब में यो दे रखो। जितना भी दुनिया भर का मनोवैज्ञानिक टीचर हैं, से अलग अलग बताऊंगा। जितनी किताब है से अलग अलग बात बताऊंगी। टेक्स्ट किताबों में डिफरेंस मिलेगा, पढ़ाने वालों में डिफरेंस मिलेगा, पढ़ने वालों में डिफरेंस मिलेगा। तभी तो मनोविज्ञान कहता है कि हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो मनोविज्ञान का सिद्धांत सब पे लागू होता है। हम सब अपने आप में विशिष्ट हैं। धीर सिंह जी कर देगा मेरे जाए, कोई कौन दूसरों को देखो ना, धीर सिंह जी ने क्या हुआ है, तो से अलग अलग हो, टेंशन मत लो। ते तो एक जगह बिलीव रखो। पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता, सुनने की क्षमता। 3rd ग्रेड 2013 में प्रश्न आया था, 2013 में। एलेक्सिया क्या है, उत्तर क्या माना गया था, क्या दिया उत्तर आप लोगों ने, सी 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 ए सी। ए सी में उलझे हुए हो। सीखने की क्षमता, देखो नॉर्मल सी बात याद रखना, एलेक्सिया किसका पार्ट होता है, डिसलेक्सिया का पार्ट। यानी जो पढ़ने की क्षमता होती है उसके 3 भाग माने गए हैं, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया। लेकिन ये जितनी भी अयोग्यताएं होती हैं इनको मूल रूप से अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं अधिगम क्षमता। इनका मूल बिंदु क्या होता है, अधिगम क्षमता। मतलब ये सब पार्ट किसके हैं, ये सब पार्ट सीखने की क्षमता के पार्ट हैं। सीखने की अक्षमता के अंतर्गत क्या आती है, पढ़ने की क्षमता, लिखने, ये उसके पार्ट हैं। तो मूल उत्तर क्या होगा, अब उत्तर यहां ए भी सही है और सी भी सही है, लेकिन ब्रॉड मीनिंग क्या है, ब्रॉड मीनिंग पे जाना। और ब्रॉड मीनिंग की जब बात करेंगे तो इसमें सीखने की क्षमता होगी, क्योंकि एलेक्सिया हो चाहे डिसलेक्सिया हो चाहे डिस्ग्राफिया हो, ये सब की सब लर्निंग डिसेबिलिटी है। सब के सब क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। फिर इनका अपन मिनिमाइज करते हैं, तब वो कोई पढ़ने में आता है, कोई लिखने में आता है। तो वैसे तो एलेक्सिया पढ़ने की क्षमता का पार्ट है, लेकिन मूल क्या है, मूल ये सीखने की लर्निंग डिसेबिलिटी होगा। इसलिए इसका दोनों ऑप्शन सही होते हुए इसका आंसर जो माना गया था उस समय सीखने की क्षमता माना गया था। वर्तमान समय में आ जाए तो थारा जैन का पूछ जा कोरट का मायने और यो पर्सन हो जा डिलीट। आर रिट 18 का मायने बहुत सारा पर्सन का उत्तर 2-2 मान रखें,
कुछ प्रश्नों के उत्तर बाद में चेंज कर दिए, पहले क्या माने। आरपीसी में स्थिति यह कि एक प्रश्न का उत्तर यह मान लिया, दूसरा पता नहीं कहीं ना कहीं। मैंने कहा ना कि हर किताब में अलग अलग मिलेगा। आप तो कोई भी किताब उठाओ और उस किताब का ले जाके प्रमाण दे दो कि साहब देखो ये किताब का मैंने यो लिखेड़ो है, अब चाहे आरपीसी कर देगी भाई यो लिया हो तो इको प्रमाण सही मान लियो गयो, अब वो पहले वाला गलत हो गया। इतनी बुरी स्थिति है आंसर की में, चाहे वो आरपीसी हो चाहे बोर्ड हो। साइकोलॉजी की हर किताब अलग अलग है, याद रखना। तो अब बच्चे ने जिस किताब से पढ़ा है उसको लेके पहुंच जाएगा, कोई ना कोई प्रमाण तो आपको मिल जाएगा। मैंने कहा कि मनोविज्ञान एक डिफरेंट विषय है, वो उसका निर्धारित उत्तर कभी नहीं हो सकता, इसलिए इतना विवादित विषय बन गया है। ये इतनी टेंशन होने लग गई है, बच्चों को समझ में नहीं आता गुरुजी किसकी बात को फॉलो करें और किसकी बात को फॉलो नहीं करें। तो यदि ये प्रश्न दोबारा आता है तो मेरी राय है कि सीखने की क्षमता मुख्य पाठ है, बाकी ये पाठ किसका था, ये पढ़ने की क्षमता का पाठ था। तो ये होगा सर रीट एग्जाम कब होगा। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, पाकिस्तान बोल देंगे। अरे पाकिस्तान बढ़िया देश है बेचारा, अच्छा देश है पाकिस्तान, क्या दिक्कत है डिसलाइक करने वालों को। भाई जो गलती होगी सी आंसर, वेरी गुड सर। आप सकारात्मक रूप से इतना प्रेरित करते हो हमें महामारी में भी स्वयं को। अरे सकारात्मकता जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी छोटी सी मिली है और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से जी के जाना है। तो नेगेटिव क्यों सोचें, नेगेटिव क्यों सोचना हमें, और नेगेटिविटी से क्या मिलने वाला। अपने इम्यूनिटी पावर को भले ही खत्म कर लो, तो हमें पॉजिटिव ही रहना है, जिंदगी में बनना है। आने वाले 2 साल बहुत बेस्ट है। आप सब एक टीचर के रूप में आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तान वाला वापस ले लेता हूं मेरा शब्द, बताओ आप कहते हो कि डिसलाइक करने वाले को कहां भेजना चाहिए। पाकिस्तान कोई खराब देश थोड़ी है, पाकिस्तान भारत का ही तो हिस्सा है। चले जाएं तो क्या दिक्कत है, घूम के आ जाएंगे, फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, आगे देखो, ये तो हो गया एलेक्सिया। आगे देखो नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न, समग्रता सिद्धांत। इस प्रश्न को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 2 से 3 बच्चों ने मेरे पास इस प्रश्न को भेजा और ये पूछा कि सर ये समग्रता में क्या करना है, गेस्टाल्टवादी में क्या करना है। ये बड़ा अपने आप में एक सामान्य प्रश्न है, लेकिन इसको भी उलझा दिया गया है, इसको भी उलझा दिया गया है समग्रता का सिद्धांत। ठीक है, आरएस गेने, कोहलर, बीएस ब्लूम, बीएफ स्किनर। अब यहां उलझन क्यों पैदा हुई आपके तहत, तो आपका उत्तर क्या है, उत्तर आ रहा होगा आप लोगों का। ये लगते हैं सर पढ़ा हुआ, क्या बोल रहे हो सर, आपसे संपर्क किसने दिया। अरे बता दूंगा, बुद्धि वाले सब प्रश्न सही आ जाएंगे आपके। बुद्धि वाले ऐप में सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। अरे सब में अच्छा ही पढ़ाता हूं मैं, तो यूट्यूब पे अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, सब पे अच्छा पढ़ाता हूँ। अच्छा ही देना चाहिए, अच्छा खराब का मुझे पता नहीं है, वो तो आप डिसाइड करते हो कि सर अच्छा मैं पढ़ाता हूँ कि खराब पढ़ाता हूँ। बाकी नॉर्मल इंसान है अपन, तो मेहनत करने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। देखो इसका उत्तर बी आ रहा है, लगभग बच्चों ने बी दिया है। इसमें देखो 2 चीजें याद रखना, समग्रता का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। देखो मूल रूप से जब इनसाइट थ्योरी आती है, जैसे रीट 18 में एक प्रश्न आया था व्यवहारिक शब्द, क्या आया था, व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया, और व्यवहारिक के आगे लिखा था इनसाइट, क्या लिखा हुआ था, इनसाइट। अब पहले तो इसका उत्तर कोहलर माना, उसके बाद इस प्रश्न को डिलीट कर दिया क्योंकि व्यवहार शब्द जो व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इंग्लिश में लिखा हुआ था इनसाइट, तो वैसे कोहलर था। ठीक है, वैसे यहां समग्रता की जब अपन बात करते हैं तो इनसाइट जो सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को अपन क्या बोलते हैं, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को अपन क्या बोलते हैं, उस सिद्धांत को अपन समग्रता का सिद्धांत बोलते हैं, अपन उसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये समग्रता और गेस्टाल्टवादी अंतर्दृष्टि यानी सूझ के सिद्धांत का उपनाम था। और ऐसे ही जब गेस्टाल्टवाद संप्रदाय आएगा तो संप्रदाय आएगा तो अलग मुद्दा आएगा, अलग व्यक्ति आएगा, और सिद्धांत आएगा तो अलग आएगा। तो ये जो सिद्धांत दिया था वो कोहलर ने दिया था, लर्निंग थ्योरी कोहलर ने दी थी। लेकिन मान लो ऑप्शन में यहां पे कॉफ का भी हो, वर्दीमर भी हो, और डी ऑप्शन हो उपयुक्त सभी, तो उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन हो उपयुक्त सभी। यहां क्या आ गया, कॉफ का आ गया, यहां वर्दीमर आ गया, और यहां पे आ गया सभी। तो उत्तर क्या करना है, सभी करना है। जब तीनों ऑप्शन हो जाएं, कॉफ का, कोहलर और वर्दीमर, और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आए, तो आपको आंसर करना है उपयुक्त सभी। से बेस्ट आंसर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, कोहलर भी है, कॉफ का भी है, मैक्स वर्दीमर भी है, ठीक है, और एक मान लो कि रॉबर्ट गेने दे दिया या कुर्ट लेविन दे दिया, तो एक जब सिलेक्ट करना हो सिद्धांत में, तो आपको क्या करना है, कोहलर करना है। क्योंकि 1917 में जो चिंपांजी पे प्रयोग किया था वो स्पेशली किसने किया था, कोहलर ने किया था। तो मूल सिद्धांत का प्रतिपादक कोहलर है, लेकिन उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आए और कोहलर और कॉफ का और मैक्स वर्दीमर तीनों आए, तो आपको उपयुक्त सभी ही करना है। क्या करना है, उपयुक्त सभी ही बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, 9 नंबर,
कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किस पे किया है? तो इजी सा प्रश्न था, ये क्यों लिया इसमें, मैंने भेजा नहीं था, हमने गलती से भेज दिया। चिंपांजी पे प्रयोग किया था, इसने प्रयोग मुर्गी पे भी किया था, इसने प्रयोग मुर्गी पे भी किया था, लेकिन इसका जो लोकप्रिय प्रयोग हुआ वो प्रयोग जो हुआ था वो चिंपांजी, और चिंपांजी का उपनाम सुल्तान था, याद रखना। क्या था? सुल्तान। इसको लेकर एक विवाद रहता है, आपके दिमाग में आता होगा कई बार कि सर कुछ किताब में क्या लिख रखा है, इसकी डेट क्या है। तो ये जो प्रयोग किया था इसने, ये प्रयोग स्पेशली 1917 में हुआ था। इसने 1913 से लेकर 1918 के बीच में बहुत सारे प्रयोग किए, और जो चिंपांजी का प्रयोग था 1917 में किया गया था, और ये जो प्रकाशित हुआ ये 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 25 में प्रकाशित हुआ। इसकी किताब का नाम था मेंटेलिटी ऑफ एप्स। मेंटेलिटी ऑफ एप्स एक किताब थी 1925 में, यानी कि चिंपैंजी की मानसिकता, उस पुस्तक में यह प्रयोग प्रकाशित हुआ। लेकिन प्रयोग जो किया गया था 1917 में किया गया था, और कहां किया गया था? केनारी नामक जगह पे। कहां किया गया था? केनारी नामक जगह पे। तो प्रयोग इसने मुर्गी पे भी किया गया था, लेकिन इसका लोकप्रिय प्रयोग चिंपांजी का प्रयोग था, याद रखना। और ये 1913 से 18 के बीच में केनारी द्वीप पे बहुत सारे प्रयोग किए। इस श्रृंखला में 1917 में किया गया प्रयोग था, और इसका जो प्रकाशन हुआ वो याद रखना कब किया गया था? 1925 में। किताब का नाम था मेंटेलिटी ऑफ एप्स। ये किताब जो चिंपांजी की मानसिकता है, ये किताब में इसका प्रकाशन हुआ। तो इसकी प्रकाशन तिथि जो 1925 है। डेट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, याद रखना। हर सिद्धांत की डेट में आपको एक अलग ही मिलेगा, याद रखना। और 10 नंबर का प्रश्न देखो आप, गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्टवाद का अर्थ बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। गेस्टाल्टवाद समग्रतावाद, पूर्णाकार, संज्ञान, निराकार क्या होगा? तो सभी को पता है, इस प्रश्न में ज्यादा चर्चा मैं नहीं कर रहा। पूर्णाकार मतलब गेस्टाल्टवादी एक ही चीज बल देते हैं कि हम संपूर्ण से अंश की ओर चलते हैं। इनका कहने का मतलब होता है जब कोई भी चीज की तरफ आप देखते हो तो उसकी संपूर्णता पे देखते हो। मान लो आप मेरे को देख रहे हो तो आप ये कहोगे धीर सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, या धीर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी संपूर्णता को लेकर आएगी। आपने मूवी देखी तो जैसे मूवी देखी तो आपकी पहली प्रतिक्रिया आएगी यार गजब की मूवी थी, गजब की मूवी थी। पहली प्रतिक्रिया संपूर्णता को लेकर। फिर जैसे नीचे निकल रहे हो, उतर रहे हो, टैक्सी में बैठ रहे हो, अरे यार एक गड़बड़ी बता के, बोले गाना बढ़िया कौन है? हाँ सही करे हुए, थोड़ा सो घरा के बीच में चला, अरे एक गड़बड़ और होगी के यार दे भी गुंडन जिस हिसाब से लास्ट में छोड़ दियो ना, छोड़नो नहीं चाहिए, अभी मारनो चाहिए। अब बात तो एकदम सही करे हुए। लास्ट में घरा सोता टाइम यार एक मूवी के मायने एक गड़बड़ और मिली के रहे, बोले लास्ट में हीरो और हीरोइन आपस में मिलिया को नहीं। मतलब शुरुआत में जब मूवी देखी जब तो के प्रतिक्रिया ही संपूर्णता बुर्रो गजब की मूवी, अरे गरा पूछता पूछता 5 कमी काट दी। यानी कि आपनो सीखना को जो तरीको है ना वो हमेशा होता है संपूर्ण से अंश की ओर। हमारी पहली प्रतिक्रिया संपूर्णता को लेकर होती है और उसके बाद अपन आंशिक भाग की ओर ध्यान देते हैं। तो पूर्ण से अंश की ओर बात करता है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। पूर्णाकार, संपूर्णाकार, होल शेप, ठीक है, ये एक प्रकार से इसकी मूल बिंदु है जिसपे पूर्णता पे संपूर्णता पे बल देता है गेस्टाल्टवाद, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लो, थोड़ा सा फास्टली चल रहा हूं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, मेरे से बहुत बच्चे पूछते हैं इस प्रश्न को लेकर, गुरुजी क्या है? वह बच्चा जब तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन का प्रारंभ कर देता है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में, अब यहां इतना कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, आंसर दो फटाफट। तार्किक रूप से, तार्किक रूप से बताओ सर, प्रबलन और पुनर्बलन बताएंगे, अभी सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सब के सब डाउट, सब के सब बताओ। ऐप का नाम अवनी एजुकेशन ऐप है। अवनी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लें, वैसे भी फायदेमंद है वो, उस पर टेस्ट सीरीज भी अपन चलाएंगे। अवनी एजुकेशन ऐप, स्टडीज गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड। बी 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 मूर्त संक्रियात्मक, बी बी डी डी सी डी बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी बी, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे बहुत प्राउड है आप लोगों पे कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं और आपके आंसर लगभग बच्चों के एकदम सही आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत पॉजिटिविटी है मेरे लिए कि आप बहुत एकदम सटीक आंसर बता रहे हैं। और आगे ये शुरुआती इजी पर्सन है, मैं आपको चेक करता जाऊंगा, इनका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहां उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा करता है वो सहज चिंतन करता है, तार्किक चिंतन नहीं करेगा, केवल सहज चिंतन करेगा, वस्तुओं के बारे में नॉर्मली सोचना शुरू कर देगा, जिसको अपन अंतः प्रज्ञात्मक सोच बोलते हैं।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक। संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा तार्किक होता ही नहीं, अतार्किक होता है 0 से 2 में। पूर्व संक्रियात्मक में अंतः प्रज्ञात्मक सोच होती है। औपचारिक में बच्चे की अमूर्त सोच होती है। लेकिन जो तार्किक शब्द आता है, यानी कि तार्किक चिंतन की शुरुआत जो होती है वो बाल्यावस्था में होती है। कहां से होती है? बाल्यावस्था में, 7 से 11 वर्ष में। अब यहां जो तार्किक चिंतन होता है वो केवल ठोस वस्तु आधारित होता है, ये याद रखना। तार्किक चिंतन की शुरुआत करना है पियाजे के अकॉर्डिंग तो पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही उत्तर होगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि वहां प्रश्न यह पूछता है कि अमूर्त वस्तु आधारित तार्किक चिंतन कहां शुरू होता है, तो अमूर्त वस्तु आ गई, वहां तो क्या जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक। और केवल ठोस वस्तु आधारित तार्किक चिंतन, या नॉर्मली जब एग्जाम में तार्किक चिंतन आता है, नॉर्मली जब एग्जाम में तार्किक चिंतन आता है तो आपको उत्तर क्या करना है? नॉर्मली तार्किक चिंतन में आपका उत्तर केवल यह होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठोस वस्तु आधारित तार्किक चिंतन और मूर्त रूप से तार्किक चिंतन दोनों ही 7 से 11 वर्ष के यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था होती है। और अमूर्त चिंतन आ जाता है तो वो औपचारिक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा केवल सहज चिंतन करता है और संवेदी प्रेरक में बच्चे का कोई भी चिंतन नहीं होता है। आगे देखिए, पियाजे के अधिगम के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह प्रक्रिया, इस प्रश्न को बच्चे बहुत पूछते हैं, बहुत उलझन है। संज्ञानात्मक विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है। एक मैं पूछ रहा था, जैसे मैंने अभी तक ऐड नहीं शुरू किया है। कई बच्चे कहते हैं सर पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं अब तक ऐड शुरू करता तो बहुत सारा पैसा आ सकता था यूट्यूब से, लेकिन मैंने ऐड शुरू नहीं किया। तो क्या मुझे ऐड शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दो तरीके हो सकते हैं, अपन ऐड शुरू करें कि नहीं करें। ऐड से आपको डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए मैंने किसी भी साइकोलॉजी के वीडियो पे ऐड नहीं लगा रखा, ठीक है। पैसा मुख्य नहीं है, आप पढ़ाई करते समय डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए मैंने ऐड शुरू नहीं किया। बाकी आप देख लेना, कोई भी यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं मिलेगा जहां ऐड नहीं शुरू है। मैंने नहीं किया, याद रखना। इसका उद्देश्य यही था, आपका 1 मिनट भी ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो उस चीज के माध्यम से, इसलिए नहीं किया। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एक अलग मुद्दा है। ये कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप शुरू कर दो और इसका जो पैसा आता है वो उम्मीद एनजीओ के तहत लोगों की सहायता में लगाओ। तो ये दोनों सुझाव पॉजिटिवली हैं, लेकिन आपको डिस्टर्बेंस हो तो मैं नहीं करूंगा, ये चीज मेरे को बताइएगा आप। तो ये प्रश्न समझिएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीन पियाजे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, समझिएगा। डी उत्तर क्या आ रहा है? डी 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 सी ए बी, डी आ रहा है, डी आ रहा है, बी आ रहा है, डी और बी, डी और बी में स्ट्रगल चल रहा है, डी और बी में स्ट्रगल चल रहा है, डी और बी में स्ट्रगल चल रहा है। देखिए देखिए, समझिए इसको। जब जीन पियाजे को अपन पढ़ते हैं, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग स्कीमा क्या होती है पहले ये समझ लो। स्कीमा एक मानसिक संरचना है, स्कीमा एक बौद्धिक ढांचा है। जितने भी आप वस्तुओं को देखते हैं, समझते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, वो सब आपकी स्कीमा है। वो सब क्या है? स्कीमा। जो भी मानसिक स्ट्रक्चर है आपका, बौद्धिक जो ढांचा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। सूचनाओं की संगठित पैकेट जिनसे आप जिंदगी में हर समस्याओं का समाधान करते हैं, वो आपकी क्या होती है? स्कीमा होती है। क्या होती है? स्कीमा होती है। तो सूचनाओं की संगठित संरचना स्कीमा है। समावेश क्या है? समावेश एक प्रकार से क्या है? आत्मीकरण। क्या है? एसिमिलेशन। जब आप अपने दिमाग में पहले से कोई चीज बनी हुई है और उसी की सहायता से किसी चीज की व्याख्या कर रहे हैं, वो समावेशीकरण है, आत्मीकरण है। समायोजन क्या है? आप देखो, समझना यह था, बहुत सिंपल वे में समझ लेना। जहां भी चेंज होगा, आत्मीकरण एसिमिलेशन में कभी परिवर्तन नहीं होता है। जो चीज मैं जान रहा था उसी से मैं उसकी व्याख्या करूंगा, तो मैंने कुछ नया तो किया ही नहीं। मैंने कुछ नया तो किया ही नहीं ना, कि भाई मैंने ये देखा कि मैंने बिल्ली को देख रखा है। मैंने किसको देख रखा है? मैंने बिल्ली को देख रखा है, कैट को मैंने देख रखा है। तो मेरे दिमाग में किसकी स्कीमा बन गई? कैट की स्कीमा, बिल्ली की स्कीमा बन गई। लेकिन जब मैंने खरगोश को देखा, तो मैंने खरगोश को देखते ही कहा कि देखो ये तो बिल्ली है। खरगोश को देखते मैंने क्या कहा? ये तो बिल्ली है। तो मैंने क्या किया? ये मैंने आत्मीकरण किया, मैंने एसिमिलेशन किया, ये मैंने समावेशीकरण किया, ये मेरा आत्मीकरण था। यानी मैंने कोई चेंज नहीं किया। बिल्ली वाली जो इमेज थी सेम मैंने खरगोश को कह दिया कि बिल्ली है। लेकिन समायोजन में क्या होता है कि आप चेंज करते हो। समायोजन में आप चेंज करते हो कि यार ये बिल्ली जैसी तो नहीं है यार, एकदम से व्हाइट है। एकदम से बिल्ली एकदम व्हाइट नहीं होती है, बिल्ली के थोड़े से इसके कान ऐसे हैं, बिल्ली में ऐसे नहीं है। तो आप उसमें चेंज करोगे, आप उसमें कोई चेंज कर दोगे कि बिल्ली जैसा कोई दूसरा जीव है।
ऐसे कह दोगे तो वो समायोजन हो गया, मतलब आपने यहां संशोधन कर दिया, इसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज नहीं करोगे मतलब तो आत्मीकरण है, और चेंज होते ही वो समायोजन बन जाएगा, यानी कि एकोमोडेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एकोमोडेशन। तो जहां परिवर्तन और संशोधन आएगा तो आपको उत्तर क्या करना है, समायोजन करना। क्या करना, समायोजन। ये बहुत विवादित प्रश्न है, मेरे अकॉर्डिंग आपका ये बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा, अब आप याद रखेंगे। आज के लिए बहुत होंगे ऐसे प्रश्न, 12 प्रश्न हो गए, 12 को आंकड़ों सही कौन, 13 कर दें, 13 कर दिया। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है, तो गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है, आप सबको पता है, गेस्टाल्टवाद एक संप्रदाय है। तो संप्रदाय की जब बात आएगी तो मैक्स वर्दिमर आएगा। कौन आएगा, मैक्स वर्दिमर। बाकी कोफका और कोहलर इसके सहयोगी थे। तो संप्रदाय की जब भी बात आएगी तो क्या करना है, मैक्स वर्दिमर करना, याद रखना। और एक प्रश्न और देख लो, पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है, इसको लेकर बड़ा विवाद था। अभी एक प्रश्न आया था बच्चों का, गुरुजी परबलन और पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, परबलन को भी और पुनर्बलन दोनों को रीइंफोर्समेंट थ्योरी बोलते हैं। लेकिन यहां ऑप्शन को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो उत्तर देने में जोर ही नहीं आएगा, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर देने में जोर नहीं आएगा कि पूर्णबलन का सिद्धांत किसने दिया है। आपने तुरंत उत्तर कर दिया कि साहब पूर्णबलन का सिद्धांत किसने दिया है, पूर्णबलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां ऑप्शन में स्किनर के साथ सीएल हल होता तब क्या होता, तब की स्थिति है, ये बच्चों में विवाद रहता है। गुरुजी ये क्या सिस्टम है, सीएल हल भी बात कर रहा है, स्किनर भी बात कर रहा है। देखो पुनर्बलन, पुनर्बलन शब्द को सबसे पहले यदि बल दिया था तो वो था थॉर्नडाइक। कौन था, थॉर्नडाइक था। लेकिन पुनर्बलन के नाम से, परबलन के नाम से यदि किसी ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो वो था सीएल हल। सिद्धांत किसने दिया, सीएल हल ने दिया था, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, इसको परबलन सिद्धांत अपन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पुनर्बलन को अपने सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा, पुनर्बलन को अपने सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा किसने बताया था, तो वो स्किनर ने बताया था। पुनर्बलन को अपने सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा स्किनर ने बताया। पुनर्बलन की ओर सबसे पहले ध्यान थॉर्नडाइक ने दिया। पुनर्बलन का सिद्धांत जो दिया वो सीएल हल ने दिया। लेकिन चूंकि यहां इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो आपको स्किनर करना है। और 90% प्रश्न जो आता है उसका उत्तर 99% उसमें स्किनर ही होता है। केंद्रीय अवधारणा, पुनर्बलन को सब कुछ मानने वाला स्किनर था, जबकि पुनर्बलन के नाम से सिद्धांत जो दिया था वो सीएल हल ने दिया था। और पुनर्बलन की ओर किस व्यवहारवादी ने सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया, तो फिर क्या आता है, थॉर्नडाइक आता है। तो याद रखना आपको ये प्रश्न दोनों सीएल हल और स्किनर नहीं आएंगे। सिद्धांत आता है तो सीएल हल ज्यादा सही है, और पुनर्बलन को सबसे महत्वपूर्ण किसने माना है, तो आपको उत्तर क्या करना है, आपको स्किनर करना है। अंतिम प्रश्न, एक प्रश्न और देख रहा हूं, फिर कल अपन इस कड़ी में अगले प्रश्न देखेंगे। पियाजे के अनुसार विकास की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वो अस्तित्व में है, यह अवस्था कौन सी है। इतना लोकप्रिय प्रश्न है, इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, इतनी बार एग्जाम में आ चुका है कि मुझे लगता है कि शायद किसी बच्चे को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि गुरुजी को आंसर क्यों होना चाहिए, इको आंसर क्या होना चाहिए। याद रखना, बताओ क्या होना चाहिए, बता दो फटाफट बताओ। जय हो, 15 कर दो, 15, हाँ 15 ही कर रहे हैं बस, 15 लास्ट पर्सन है, 10 बजने वाले हैं, सो हो गए आप, 10 से ऊपर ही हो गए होंगे, ठीक है। सोना तो मत, मस्त रहना, जगना, पढ़ना, खूब सारा पढ़ना, आज मैं कह रहा हूं इसलिए पढ़ना। इसका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर आ रहा है ए ए ए ए ए, ठीक है। ये संवेदी गामक अवस्था है, सेंसोरी मोटर स्टेज है, 0 से 2 वर्ष। इसको लेकर कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि जब एनसीईआरटी किताब पढ़ते हो साइकोलॉजी की आप, तो गलतियां हर किताब में होती हैं, मेरी किताब में है तो दूसरों में सब में होती हैं गलतियां, कुछ मिस्टेक हो जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो वहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि वस्तु स्थायित्व पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो गलत है। वस्तु स्थायित्व संवेदी गामक अवस्था का ही होगा, याद रखना, सेंसोरी मोटर स्टेज। यानी जब बच्चा 18 से 24 महीने के मध्य होता है तो उसे लगता है कि जो वस्तु, पहले वो आप उसके सामने से कोई वस्तु हटा लोगे ना तो ये समझ लेगा वस्तु गायब हो गई 14 महीने तक। आप कहते हो देखो बेटा वो चिड़िया ले गई, कोई भी चीज लेता है, वो मान लो मोबाइल लिए, कहते बेटा देख उठाओ, दिखा दिखा मेरे को, देख वो चिड़िया ले गई। बच्चों ऊपर देखकर कागल उड़तो दिखकर, चिड़िया उड़ती देखकर, मड़ो देखकर ले गो रे यार चिड़िया, ठीक है ना। जब भी कोई चीज ले, अरे बेटा देख दिखा दे, वो बिल्ली ले गई, बिल्ली भाग रही और बच्चा देखता मड़ी बहुत ही आई रे, बिल्ली ले गई रे फटाफट। तो भी टाबर कहीं वो भ्रम रहे कि बात चीज गई, लेकिन वो टाबर जब 18 महीना को हुआ, 24 महीना के बीच में, और जय थे भी का हाथ से मोबाइल लोग और कह दोगा बेटा देख वो देख खरगोश लेगो, वो कबूतर लेगो, तो वो कबूतर की तरफ कौन देखेगो, वो थारी शक्ल की तरफ देखेगो, पापा जी रहन दो यार,
अरे रहने दो, मतलब कहां कबूतर ले गया, वो फोन आपकी जेब में, और वो फोन को आपके आसपास सर्च करेगा। क्या करेगा? सर्च करेगा। ये वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस की प्रवृत्ति है, और ये 0 से 2 यानी 18 से 24 महीने के मध्य पाई जाती है। तो ये 15 प्रश्न थे, बड़े विवादित प्रश्न थे। ये श्रृंखला लंबी चलेगी और मजा भी आएगा और डाउट्स भी दूर होंगे, और इस संक्रमण और इस पैनिक टाइम में अपन थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ मैं आपके जिंदगी में कुछ पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करूंगा इस श्रृंखला के माध्यम से। कल मिलते हैं अपन। कल संभावना बता रहा हूं, पॉजिटिवली सब रहा तो कल 100% अपन इसी टाइम पे 9:15 बजे अपन मिलेंगे इसी श्रृंखला के साथ, आगे के 15 प्रश्नों के साथ। शुभ रात्रि, मस्त रहना, मस्त खा के सोना, मस्त पी के सोना। पीना क्या है? पीना सिर्फ एक ही चीज है, गर्म पानी पीना है, नींबू पानी पीना है, हल्दी का दूध पीना है, यही पीना है। बाकी और कोई चीज के चक्कर में मत चल जाए, कोई देसी मारू वगैरह के चक्कर में मत रह जाए, ठीक है ना। पीनो सिर्फ गर्म पानी है, नींबू को पानी पीनो है और हल्दी को दूध पीनो है, और बढ़िया तरीका सो जाए और 2 घंटा पढ़ लोगा तो मजो आ जाएगो। और सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के फिर से शानदार तरीके से उठना है। कल एक शानदार से एक नई स्टेमिना के साथ फिर मिलेंगे, इसी समय हमारी कोशिश रहेगी, और इस श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते रहेंगे। गुड नाइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।